आप लोगों को कैसा लग रहा है सिविल प्रोसीजर कोड का सीरीज? अगर आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है, आपको अब सिविल प्रोसीजर कोड इजी लग रहा है, तो आप जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट को देखने के बाद बहुत मोटिवेशन मिलता है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे सेक्शन 30 के साथ। सेक्शन 30, 31, 32 को कवर अप कर लेंगे हम लोग आज के सेशन में। तो हम लोग आज के सेशन को शुरू करें उसके पहले हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? समन्स टू डिफेंडेंट। तो समन जो डिफेंडेंट को होता है, तो समन के बारे में, समन का मीनिंग, ऑब्जेक्ट, कंटेंट, एसेंशियल्स, मोड ऑफ सर्विंग समन्स, ये सभी बातों को तरीके से कैसे पढ़ना है ये हमने आपको बताया था, पूरा डिटेल में आपको समझाया था। अगर आपने मिस कर दिया है तो आप जरूर जाके प्रीवियस वीडियो देखना। आपको लिंक प्रीवियस वीडियो का या जो ये सीरीज चल रहा है सिविल प्रोसीजर कोड का, ये सभी वीडियोस का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के वीडियो को शुरू करें, आज के टॉपिक पे आगे बढ़े उसके पहले आप लोगों को करना क्या है? आपको बस इतना करना है कि आप चैनल पे अगर नए हो तो इंतजार मत करना, जल्दी से जाओ, नीचे आपको दिखेगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उस पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी आपके चैनल लॉ इज लाइफ पे वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और किसी भी पर्सनल क्वारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो। और अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, लॉ से जुड़े हुए हो, तो हमारे टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से जरूर ऐड हो जाओ, क्योंकि टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से ऐड होने में क्या आपको बेनिफिट होगा? वो ये होगा कि आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट लॉ पेपर का जो एमसीक्यूज है वो आपको अवेलेबल रहेगा, आपके प्रीलिम्स में बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा आपको और बहुत हेल्पफुल रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि अभी हम लोग सिविल प्रोसीजर कोड को तो यूट्यूब पे कवर अप कर रहे हैं, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को और एविडेंस एक्ट को हम लोग अनअकैडमी पे क्लियर कर रहे हैं। हर शुरू से शुरू किए, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम लोग शुरुआत किए हैं सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट और सीपीसी को तो चलो हम यहाँ पे यूट्यूब पे आपको कवर अप करा रहे हैं और डेली लाइव आ रहे हैं डाउट क्लियरिंग सेशन के थ्रू जीडी कराने के लिए आप लोगों का ठीक 9 बजे। सिविल प्रोसीजर कोड के रिगार्डिंग जो हम पढ़ा देते हैं उसका आप लोगों से जीडी के रिस्पेक्ट में ग्रुप डिस्कशन कह लो या डाउट क्लियरिंग सेशन कह लो, उसके रिगार्डिंग हम लाइव आते हैं ठीक 9 बजे, जहां पे आप लोगों से कुछ क्वेश्चन आंसर्स होता है। ये मैं चेक करता हूं कि आपको बात समझ आया कि नहीं आया। आपको अटेंड जरूर करना लाइव क्लास यूट्यूब का ठीक 9 बजे, और अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो करो जल्दी से जाके और अपना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट को भी मजबूत बना लो। तो टाइम याद रखो कि हम लोग डेली लाइव क्लास करते हैं अनअकैडमी पे ठीक 7 बजे। डेली लाइव क्लास चलता है ठीक 7 बजे अनअकैडमी पे। और आपको जो स्पेशल क्लास, यू कैन से लाइव क्लास का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज का। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोविजंस रिलेटिंग टू एफआईआर चैप्टर 12 पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान रहे हो, अगर लॉ स्टूडेंट हो तो जान रहे हो कि एफआईआर कितना इंपॉर्टेंट है सीआरपीसी के रिस्पेक्ट में और जुडिशियल एग्जाम के रिस्पेक्ट में, यू कैन से। तो इंतजार मत करना, आप जल्दी से जाके फॉलो करो हमको अनअकैडमी पे और सीआरपीसी का क्लास भी अटेंड करो, फ्री है। बस आपको करना क्या होगा कि आपको एक रेफरल कोड कह लो या अनलॉक कोड कह लो यूज करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी का तो आपको रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा जो कि लॉ इज लाइफ है। और अगर आप लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हो तो आपको अनलॉक कोड यूज करना पड़ेगा। अनलॉक कोड भी लॉ इज लाइफ ही है। तो याद रखना, रेफरल कोड और अनलॉक कोड एक ही है, लॉ इज लाइफ। तो मिस मत करना, लाइव क्लास को अटेंड जरूर करो, अभी आपके पास टाइम है। तो चलो बिना डिले के शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो आज हम लोग सिविल प्रोसीजर कोड में कौन कौन से सेक्शन को देखने वाले हैं आगे फर्दर? 30, 31, 32, 31, 2 है ना, ये 3 सेक्शन 30, 31, 32 को कवर कर लेंगे। अब देखो जो सेक्शन 30 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 31, 32 बहुत इजी है, वो समझ आ जाएगा, लेकिन 30 जो सेक्शन है इसको बहुत तरीके से समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बहुत सारे प्रोविजंस को कवर कर रहा है सेक्शन 30। तो आइए देखते हैं पहले कि इसका हेडिंग क्या है। कहता है पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक। मतलब कि यहां पे सेक्शन 30 डिस्कवरी के प्रोविजंस को कवर तो कर ही रहा है, साथ ही साथ इससे जुड़े हुए जो भी प्रोविजंस है, जो भी टॉपिक है, डिस्कवरी से जुड़ा हुआ जो भी टॉपिक है उसको भी गवर्न कर रहा है। तो वो क्या क्या है ये समझते हैं। सबसे पहला कि सेक्शन 30 किन किन टॉपिक्स को गवर्न कर रहा है। तो कहता है डिलीवरी एंड सर्विंग ऑफ इंटरोगेटरीज। क्या कहा? डिलीवरी। बड़े ध्यान से देखिएगा,
इजी होके देखिएगा, आपको एक एक बात समझ में आएगा, बहुत इजी कर देंगे आज का भी टॉपिक को आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट कि सेक्शन 30 गवर्न कर रहा है किन टॉपिक्स को, तो पहला है डिलीवरी एंड सर्विंग ऑफ इंटरोगेटरीज। तो अब सवाल उठता है कि डिलीवरी एंड सर्विंग जो हो रहा है इंटरोगेटरीज का, तो इंटरोगेटरीज क्या होता है? अगर इन शॉर्ट कहें आपको, अगर आप समझा दे तो इंटरोगेटरीज का मतलब होता है क्वेश्चंस। क्या होता है? क्वेश्चंस, क्वेश्चनायर, है ना। तो जो डिलीवरी और सर्विंग हो रहा है इंटरोगेटरीज का, इसको गवर्न करता है कौन सा ऑर्डर? सीपीसी का ऑर्डर 11। जी हां, ऑर्डर 11। उसके बाद आते हैं डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन को गवर्न करता है कौन सा ऑर्डर? ऑर्डर 11। उसके बाद एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फैक्ट्स। एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फैक्ट्स, एक पार्टी दूसरे पार्टी के डॉक्यूमेंट या फैक्ट को एडमिट कर लेता है, तो इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजन है, और जो फैक्ट एडमिट हो जाता है उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये बात एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन में कहा गया है? अगर पता है तो कमेंट करो। इसके लिए देखा जाता है ऑर्डर 12। अब आता है प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को कब प्रोड्यूस करना है पार्टी को, कब पार्टी के डॉक्यूमेंट को इंपाउंड कर लिया जाएगा, दैट मींस जब्त कर लिया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट एडमिट हुआ था एज एन एविडेंस, उसको रिटर्न कब किया जाएगा, सब्जेक्ट टू व्हाट कंडीशन, सर्कमस्टांसेस। तो ये सभी बातें आपको समझ आएगी ऑर्डर 13 से। उसके बाद आता है समन्स टू विटनेसेस टू गिव एविडेंस। आपको हम बताए भी थे जब समन्स का प्रोविजंस पढ़ रहे थे, तो हमको बताए भी थे कि विटनेस को जो समन इश्यू होता है, उस समन्स को गवर्न कौन सा प्रोविजन करता है, कौन सा ऑर्डर करता है? वो होता है ऑर्डर 16, है ना। अब आता है प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय एफिडेविट। किसी भी फैक्ट को प्रूव किया सकता है बाय वे ऑफ एफिडेविट, तो ये है ऑर्डर 19। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, सेक्शन 30 इतना ऑर्डर्स को गवर्न कर रहा है, और आपको ये भी बता दें कि ये जितना भी ऑर्डर यहां लिखा हुआ है, चाहे वो ऑर्डर 11 हो, 12 हो, 13 हो, 16 हो, 19 हो, यहां जो लिखा हुआ ऑर्डर है, हर एक पे वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। ये आपके लिए गुड न्यूज है। आपको ये सभी ऑर्डर का वीडियो लेक्चर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, सिविल प्रोसीजर कोड, और वहां पे आप देखना ऑर्डर पोर्शन पे आपको 1 से लेके 21 तक एक एक रूल आपको हम समझा दिए हैं। लेकिन फिर भी आपको ज्यादा तकलीफ ना हो, तो इसलिए इन ऑर्डर्स के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे कि क्या है, कैसे है। लेकिन आज हम लोग जो डील करेंगे जिस प्रोविजन पे, यहां पे डिस्कवरी से रिलेटेड बात आ रहा है ना, तो आज हम लोग सिर्फ डिस्कवरी को गवर्न करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम लोग सेक्शन 30 के रिगार्डिंग जान लेते हैं। लेकिन आपको जब सेक्शन 30 पूछा जाएगा तो ये सभी बातें आ जाएंगे, तो ऑर्डर को देखना मत भूलिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डिस्कवरी के रिगार्डिंग जो प्रोविजन है सेक्शन 30 में, वो क्या है। तो सबसे पहले आपके मन में ख्याल आएगा डिस्कवरी का मतलब क्या होता है। तो डिस्कवरी डिस्कवर से बना है। डिस्कवर का मतलब क्या होता है? खोज। तो अगर इसके मीनिंग पे बात करें, डिस्कवरी के मीनिंग पे, तो इसका एज पर दी सिविल प्रोसीजर कोड क्या मतलब होता है, ये देखो। कहता है कंपेलिंग अपोजिट पार्टी टू डिस्क्लोज व्हाट ही हैज इन हिज पोजीशन और पावर। यहां पे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना होगा अच्छे से। दो पार्टी है, मान के चलो किसी भी सिविल सूट में दो पार्टी का होना जरूरी है ना, कम से कम। एक होता है प्लेंटिफ। बड़े ध्यान से डायग्राम को देखना, बात बहुत इजी तरीके से समझ आएगा। प्लेंटिफ और एक होता है डिफेंडेंट। देखो अब देखो क्या कहा डिस्कवरी का मतलब, कंपेलिंग अपोजिट पार्टी टू डिस्क्लोज व्हाट ही हैज इन हिज पोजीशन और पावर, है ना। मतलब क्या हुआ कि प्लेंटिफ जो है, प्लेंटिफ का अपोजिट पार्टी कौन होगा? डिफेंडेंट, दैट इज बी। अब प्लेंटिफ जो है अगर अपने अपोजिट पार्टी को कंपेल करेगा कि तुम्हारे पोजीशन और या पावर में जो कुछ भी है तुम बिफोर कोर्ट उसको प्रोड्यूस करो, तो वो जिस प्रोसीजर के थ्रू ये कर रहा है उसको हम कहेंगे डिस्कवरी। फिर से रिपीट करें क्या? फिर से रिपीट करते हैं, जितना रिपीट होगा उतना बेहतर है।
प्लेंटिफ अपने अपोनेंट को कंपेल कर रहा है कि तुम्हारे पोजीशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी थिंग्स है, जो रिलेवेंट होना चाहिए टू दी सूट, उसको तुम बिफोर कोर्ट प्रोड्यूस करो। तो ये जो प्रोसीजर फॉलो हो रहा है प्लेंटिफ के द्वारा, इसका किसे कहते हैं हम लोग? डिस्कवरी। तो ऐसा प्लेंटिफ भी कर सकता है और डिफेंडेंट भी कर सकता है। मतलब डिफेंडेंट भी कंपेल कर सकता है प्लेंटिफ को कि तुम्हारे पोजीशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स थिंग्स है जो रिलेवेंट है टू द सूट, वो बिफोर कोर्ट तुम प्रोड्यूस करो। समझ आ गई बात? तो इसका मीनिंग समझ आ गया आपको? तो अब सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट आता है कि जरूरत क्या पड़ गया डिस्कवरी का। डिस्कवरी का जरूरत क्या पड़ गया, नीड फॉर द डिस्कवरी। तो डिस्कवरी का जरूरत क्या होता है आप ये समझिए पहले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो अपोनेंट पार्टी का जो केस है वो फुल्ली डिस्क्लोज नहीं हो पा रहा है। अपोनेंट का जो केस है, फॉर एग्जांपल डिफेंडेंट का मान लो, या डिफेंडेंट का जो भी मैटर है वो अगर फुल्ली डिस्क्लोज नहीं हो रहा है, तो इस सिचुएशन में प्लेंटिफ चाहे तो पूरे मामले को जानने के लिए, अपोनेंट के पूरे मामले को जानने समझने के लिए कंपेल करता है कि तुम्हारे पास सूट से जुड़ा जो भी डॉक्यूमेंट्स थिंग्स है उसको तुम प्रोड्यूस करो। समझ में आ गया? तो अपोनेंट के केस को समझने के लिए जरूरत पड़ता है डिस्कवरी का। और वो कब? जब अपोनेंट का केस पूरा डिस्क्लोज नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट मैटर को सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा है अपोनेंट के द्वारा। क्या मैटर है अपोनेंट का, अगर ये क्लेरिफाई नहीं हो रहा है तो इसको क्लेरिफाई करने के लिए ही हम लोग डिस्कवरी की ओर चलते हैं। समझ में आया बात? अब देखो, अब यहां पे आपको एक बात समझा दे कि जब बात आया है नीड फॉर डिस्कवरी का, तो क्या जरूरत है डिस्कवरी की, ये समझ में आ गया। तो यहां पे दो तरीके का फैक्ट होता है, फैक्टा प्रोबेंस और एक फैक्टा प्रोबेंसिया। दैट मींस फैक्टा प्रोबेंसिया और फैक्टा प्रोबेंस। तो फैक्टा प्रोबेंसिया और फैक्टा प्रोबेंस में क्या फर्क है ये पहले जान लो। तो फैक्टा प्रोबेंस या प्रोबेंडा भी कहते हैं इसको, फैक्टा प्रोबेंस भी कहते हैं, फैक्टा प्रोबेंडा भी कहते हैं। फैक्टा प्रोबेंस या प्रोबेंडा जो होता है वो फैक्ट होता है जिसपे पार्टी अपना रिलीफ या डिफेंस को बेस्ड करता है। जिस फैक्ट पे पार्टी का रिलीफ या डिफेंस निर्भर हो उसे कहता है फैक्टा प्रोबेंस या फैक्टा प्रोबेंडा। और ऑन द अदर साइड फैक्टा प्रोबेंसिया क्या होता है? वो फैक्ट जो पार्टी का एविडेंस को गठित करता है, जिस फैक्ट का संबंध कंक्लूसिवली एक्सक्लूसिवली पार्टी के एविडेंस से संबंधित हो, उस फैक्ट को कहते हैं फैक्टा प्रोबेंसिया। तो एक पार्टी अपने एडवर्स पार्टी को कंपेल कर सकता है उस फैक्ट को डिस्क्लोज करने के लिए जो फैक्टा प्रोबेंडा का नेचर में है, जो फैक्टा प्रोबेंस के नेचर में है। दैट मींस कि पार्टी जो है दूसरे अपने ओपोनेंट को कंपेल करेगा कि तुम्हारा जो मैटर है वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, जो फैक्टिंग इश्यू है वो फुली डिस्क्लोज नहीं हो रहा है, जो एसोसिएटेड है विद द सूट, तो उसके रिगार्डिंग ही अप्लाई होता है डिस्कवरी। फैक्टा प्रोबेंसिया के रिगार्डिंग जो प्रोसीजर है डिस्कवरी का, जो कॉन्सेप्ट है डिस्कवरी का, वो अप्लाई नहीं होता है। मतलब क्या हुआ कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट को कंपेल नहीं कर सकता है इस बात के लिए कि तुम्हारे पास जो सबूत है वो तुम प्रोड्यूस करो बिफोर कोर्ट, है ना। या फिर डिफेंडेंट प्लेंटिफ को मजबूर नहीं कर सकता है इस बात के लिए कि तुम वो सबूत पेश करो, वो सबूत तुमको दो जो तुम यूज करना चाहते हो अपने रिलीफ को प्रूव करने के रिगार्डिंग। ऐसा नहीं हो सकता है। तो फैक्टा प्रोबेंडा पे एप्लीकेबल है डिस्कवरी का कॉन्सेप्ट, आप कह सकते हो ऑर्डर 11। फैक्टा प्रोबेंसिया पे एप्लीकेबल नहीं है। समझ आ गया? अब तीसरा नंबर पॉइंट पे आते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है काइंड्स ऑफ डिस्कवरी। डिस्कवरी कितने प्रकार का होता है? तो मूलतः डिस्कवरी होता है फैक्ट का, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट एंड डॉक्यूमेंट। तो डिस्कवरी होता है दो प्रकार का। डिस्कवरी दो प्रकार का होता है, एक होता है फैक्ट के रिगार्डिंग, होता है डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। तो आज हम लोग पहले देखते हैं डिस्कवरी ऑफ फैक्ट जो होता है वो होता है कैसे। तो आपको पता है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट जो होता है बाय वे ऑफ इंटेरोगेटरीज होता है। इंटेरोगेटरीज के थ्रू फैक्ट्स को डिस्कवर करने के प्रोसीजर को कहते हैं हम लोग डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। एक होता है डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी होता है, मतलब कि ओपोनेंट के पास जो डॉक्यूमेंट है उसको कंपेल करने के लिए जो हम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं उसको कहते हैं डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, है ना। तो कहने का मतलब है कि दो प्रकार का डिस्कवरी तो हुआ, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट एंड डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले हम लोग गवर्न प्रोविजन को देखते हैं डिस्कवरी ऑफ फैक्ट का। तो डिस्कवरी जो होगा फैक्ट का कैसे होता है? तो बाय वे ऑफ इंटेरोगेटरीज। और इंटेरोगेटरीज का मतलब क्या होता है? क्वेश्चंस, क्वेश्चनायर, सेट ऑफ क्वेश्चंस, है ना। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको मिटा देते हैं।
वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना बातों को। देखो सबसे पहले लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ फैक्ट होता है बाय वे ऑफ इंटरोगेटरी। इंटरोगेटरी मींस टू से क्वेश्चंस, है ना। अब यहां पे समझते हैं, पहले कहता है पहला नंबर पॉइंट, देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट हम लोग अभी बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ फैक्ट का, होता है बाय इंटेरोगेटरीज के थ्रू। तो अब यहां पे बड़े ध्यान से बातों को समझना, हम आपको बोलेंगे, आपको कुछ लिख राइट डाउन कर लेना है। तो पहला नंबर पॉइंट क्या कहता है कि ऑर्डर जो पहला देखिए, पार्टी टू सूट में डिलीवर इंटरोगेटरी टू हिज एडवर्स पार्टी इन ऑर्डर टू एसर्टेन द नेचर ऑफ हिज केस। तो यहां पे कहता है कि एक पार्टी अपने ओपोनेंट को क्या करता है, क्वेश्चंस इंटरोगेटरी सर्व करता है। एक पार्टी अपने ओपोनेंट को इंटरोगेटरी दैट मींस क्वेश्चन सर्व करता है, किस बात के लिए आपको पता है, टू नो हिज ओपोनेंट्स केस, ओपोनेंट का केस क्या है इस बात को जानने के लिए। अब आता है इसका कि दूसरा नंबर पॉइंट, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। तो कहता है मेन ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्कवरी ऑफ फैक्ट थ्रू इंटरोगेटरी इज टू सेव एक्सपेंसेस एंड शॉर्टन द लिटिगेशन। एक्सपेंस को सेव करना और जो लिटिगेशन है उसको छोटा करना ऑब्जेक्ट होता है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट का। क्लियर, समझ आ गया बात। अब कुछ देखो रूल्स जो संबंधित हैं इंट्रोगेटरी से। इंट्रोगेटरी से जो रूल संबंधित है इसके लिए तो आप ऑर्डर 11 देखोगे, आपको दिख जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, आपको समझ आ जाएगा देखने के बाद। लेकिन फिर भी आपको हम समझाते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट रूल्स है इंट्रोगेटरी से जुड़ा हुआ। जैसे देखो पहला कहता है प्लेंटिफ डिफेंडेंट को और डिफेंडेंट प्लेंटिफ को एडमिनिस्टर कर सकता है इंट्रोगेटरीज, समझ आ गया। अब दूसरा नंबर पॉइंट कहता है इसका नोट्स भी आपको हैंडमेड नोट्स भी अवेलेबल हो जाएगा, डोंट वरी। पहले हम समझ लिए बात। तो पहला नंबर पॉइंट क्या कहा कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट प्लेंटिफ को सर्व कर सकता है इंट्रोगेटरीज। सर्व क्यों होता है ये समझा दिए। दूसरा नंबर पॉइंट कहता है इंट्रोगेटरीज का संबंध हमेशा फैक्टिंग इशू से होना चाहिए। क्या कहें, आपको पहले भी बोले थे कि जो इंट्रोगेटरीज होगा उसका संबंध होना चाहिए फैक्टिंग इशू से जो रिलेवेंट होगा टू दी सूट। क्लियर, सेकंड नंबर पॉइंट। अब सवाल उठता है कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट प्लेंटिफ को ही सर्व कर सकता है इंट्रोगेटरीज। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा गया, मान लो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल आ गया, क्या एक डिफेंडेंट दूसरे डिफेंडेंट को सर्व कर सकता है इंट्रोगेटरीज? क्या एक डिफेंडेंट दूसरे डिफेंडेंट को सर्व कर सकता है इंट्रोगेटरीज? तो आप क्या जवाब दोगे इसका? इसका जवाब होगा एज अ जनरल रूल नहीं। लेकिन कब पॉसिबल है? इन केस ऑफ इंटरप्लेडर सूट। इंटरप्लेडर सूट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल प्रोसीजर कोड का। ये भी आपको हम बताएंगे, बहुत डिटेल में बताएंगे कि इंटरप्लेडर सूट होता क्या है। तो देखो, इन केस ऑफ इंटरप्लेडर सूट विथ परमिशन ऑफ द कोर्ट, एक डिफेंडेंट दूसरे डिफेंडेंट को सर्व कर सकता है इंट्रोगेटरीज। पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट पॉइंट है नो पार्टी शैल डिलीवर मोर देन वन सेट ऑफ इंट्रोगेटरीज फॉर सेम पर्पस। एक पार्टी दूसरे को एक से अधिक इंट्रोगेटरीज सर्व नहीं कर सकता है सेम पर्पस के लिए। फिर से रिपीट करते हैं, एक पार्टी अपने अपोनेंट को एक से अधिक इंट्रोगेटरीज सर्व नहीं कर सकता है फॉर सेम पर्पस, एक ही पर्पस के लिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट कि इंट्रोगेटरीज शैल बी फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ आफ्टर फाइलिंग ऑफ द रिटन स्टेटमेंट और इन केस ऑफ टाइम फॉर फाइलिंग WS हैज एक्सपायर्ड। चाहे वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, एक बात जान लो कि इंट्रोगेटरीज को कब सर्व किया जाना जरूरी है। तो डिफेंडेंट या प्लेंटिफ दोनों को ही लेके चलो। रिटन स्टेटमेंट फाइल होने के पहले, रिटन स्टेटमेंट WS क्या होता है? ऑर्डर 8। और इस पे भी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, हर एक ऑर्डर पे अवेलेबल है, चेक कर लेना। तो WS फाइल होने से पहले, डिलीवर्ड होने से पहले, या जो भी टाइम प्रिस्क्राइब्ड है फॉर फाइलिंग WS, उस टाइम पीरियड के एक्सपायर्ड होने के पहले ही सर्व कर दिया जाना जरूरी है इंट्रोगेटरीज, चाहे वो प्लेंटिफ के थ्रू हो या डिफेंडेंट के थ्रू हो। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट है in case where the party to suit is a corporation or a body corporate, interrogatories may be administered to an officer of such corporation। अब मान लो इंट्रोगेटरीज सर्व होना है कॉर्पोरेशन को या बॉडी कॉर्पोरेट को,
कंपनी को, तो किसको जाएगा इंट्रोगेटरीज? तो वहां पे जो भी ऑफिसर अपॉइंटेड होगा, जो मैनेजर होगा, उसी को सर्व होगा इंट्रोगेटरीज। क्लियर? और अगर इंट्रोगेटरीज माइनर के रिगार्डिंग है तो माइनर को सर्व होना है तो फिर उसका जो गार्जियन एड लिटम होगा, जो गार्जियन एड लिटम होगा उसको सर्व होगा इंट्रोगेटरीज इन केस ऑफ माइनर। क्लियर? और इंट्रोगेटरीज का एक बात याद रखना, मस्ट बी ऑलवेज इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर मान लो प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को या डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को इंट्रोगेटरी सर्व किया, तो उस इंट्रोगेटरीज का जवाब कितना टाइम के भीतर देना जरूरी है? विद इन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम इंट्रोगेटरीज मस्ट बी आंसर्ड? तो याद रखिएगा 10 दिन के भीतर, विद इन 10 डेज के भीतर आंसर करना है इंट्रोगेटरीज को। जिस डेट को सर्व हुआ है उस डेट से 10 दिन के भीतर आंसर करना जरूरी है। और अगर पार्टी जिसको इंट्रोगेटरी सर्व हुआ है, चाहे वो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, उसको चैलेंज करना चाहता है, उस इंट्रोगेटरीज को चैलेंज करना चाहता है, तो किस ग्राउंड पे कर सकता है? तो देखो कहता है कि ऑन द ग्राउंड दैट द इंट्रोगेटरीज आर इररिलेवेंट, irrelevant, malified, scandalous, scandalous सही है। उसके बाद है नॉट exhibited correctly। तो जिस पार्टी को इंट्रोगेटरीज सर्व हुआ वो पार्टी उस इंट्रोगेटरीज को आंसर नहीं करना चाहता है। अगर आंसर करना है तो 10 दिन के भीतर जिस डेट को सर्व हुआ उस दिन से। नहीं करना चाहता आंसर तो किस ग्राउंड पे? वो कह रहा है कि इररिलेवेंट है इंट्रोगेटरीज, मॉडिफाइड है, एग्जिबिट इनकरेक्टली हुआ है, स्कैंडलस है, तो इस ग्राउंड पे वो चैलेंज कर सकता है इंट्रोगेटरीज को। लेकिन चैलेंज करना है तो जिस डेट को सर्व हुआ इंट्रोगेटरीज उस डेट से 7 दिन के भीतर, विद इन 7 डेज ही चैलेंज कर सकता है। जिस डेट को इंट्रोगेटरीज सर्व हुआ उस डे से विद इन 7 डे चैलेंज कर सकता है इंट्रोगेटरीज को ऑन दिस ग्राउंड्स। क्लियर है? चलो, जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको ऑलरेडी हमने ऑर्डर 11 में गवर्न कर दिया, लेकिन फिर भी आपको आपके रिवीजन के लिए जिनका छूट गया है उसको और बेनिफिट हो जाएगा, और बात जितना आप सुनोगे आपके लिए बेनिफिशियल है ना। अब आता है कि इंट्रोगेटरीज आर नॉट अलाउड। बात इंट्रोगेटरीज का हुआ है तो ये भी जानो कि इंट्रोगेटरीज कब अलाउड नहीं होता है। व्हेन इंट्रोगेटरीज नॉट अलाउड। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है बाबू, आप लोग एकदम ध्यान से समझो बातों को। मेरा लेक्चर हो सकता है बड़ा हो, लेकिन याद रखना हर एक बात आपको हम बताते हैं। अगर मेरे बात को आप अच्छे से समझ लोगे, पूरा वीडियो को देखोगे, तो आपको अनुभव होगा कि आपको दोबारा बुक खोलने का जरूरत नहीं होगा। आप इस नोट्स के ही थ्रू ही अपना एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो देखो इंट्रोगेटरीज कब अलाउड नहीं होता, कब एक पार्टी अपने अपोनेंट को इंट्रोगेटरी सर्व नहीं कर सकता, किस सिचुएशंस में, और ये कब पॉसिबल है। तो कहता है हमको पता है ना कि फैक्टा प्रोवेंसिया पे एप्लीकेबल नहीं है डिस्कवरी का कॉन्सेप्ट। मतलब एक पार्टी अपने अपोनेंट को इस बात के लिए कंपेल नहीं कर सकता है कि वो डिस्क्लोज करे उसके पास जो एविडेंस है इस बात का। आपके पास मान लो आप डिफेंडिंग हम प्लेंटिफ, हम आपको कंपेल कर सकते हैं क्या कि आप एविडेंस प्रोड्यूस करो, मेरे हमको बताओ कि आप क्या सबूत देना चाहते हो कोर्ट में, इसके लिए हम कंपेल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो व्हेन इट रिलेट्स, तो सबसे पहला क्या है कि इंट्रोगेटरीज व्हेन नॉट अलाउड, तो आपको बता देना है कि जब इंट्रोगेटरीज का संबंध होगा डिस्क्लोजर ऑफ एविडेंस से, जब एक पार्टी अपोनेंट को कंपेल कर रहा है टू प्रोड्यूसिंग हिज एविडेंस, फैक्टा प्रोवेंसिया के
रिगार्डिंग अगर कंपल्सन हो रहा है तो फिर इंट्रोगेटर्स अलाउड नहीं होगा। दूसरा है व्हेन द इंट्रोगेटर्स आर इन नेचर ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, अगर इंट्रोगेटर्स जो है वो किस नेचर में है, क्रॉस एग्जामिनेशन के नेचर में है, तो फिर इंट्रोगेटर्स अलाउड नहीं होगा। अब यहां पे तीसरा कहता है कि अगर इंट्रोगेटर्स स्कैंडलस है, इररिलेवेंट है, स्कैंडलस, इररिलेवेंट, नॉट एग्जीबिटेड, बोनाफाइड, तो फिर इस ग्राउंड पे भी इंट्रोगेटर्स आपका अलाउड नहीं होगा। और उसके जो चौथा कहता है इंट्रोगेटर्स कुछ इस नेचर का है कि उसका डिस्क्लोजर हुआ तो वो इंजूरियस हो जाएगा टू द पब्लिक इन जनरल। मतलब क्या हुआ, फिर समझा रहे हैं कि इंट्रोगेटर्स का नेचर कुछ इस प्रकार का है जिसका डिस्क्लोजर होने से क्या हो सकता है, क्षति पहुंच सकता है पब्लिक को, इंजरी टू द पब्लिक, है ना, या पब्लिक इंटरेस्ट को। और अगर इंट्रोगेटर्स का संबंध प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन से है तो इंट्रोगेटर्स अलाउड नहीं होगा। आप लोग लिख लो, तो याद करने का तरीका, एविडेंस से संबंधित हुआ अलाउड नहीं, क्रॉस एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ है मामला है अलाउड नहीं, इररिलेवेंट है अलाउड नहीं होगा, इंजूरियस टू पब्लिक या पब्लिक इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है तो अलाउड नहीं होगा। याद रखिएगा ये 5 सिचुएशंस में इंट्रोगेटर्स अलाउड नहीं होता है पार्टी का। तो ये तो हो गया पूरा बात आपको डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से जुड़ा हुआ। एक पॉइंट आपको हम समझाएं डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से। अब आता है डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये बहुत इजी है, आपको समझा ही लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, बड़े ध्यान से समझ लीजिए। अब आता है डिस्कवरी ऑफ, क्योंकि आपको बताया था यहां पे काइंड्स में कि डिस्कवरी इज ऑफ 2 काइंड्स, फैक्ट एंड डॉक्यूमेंट। तो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो गया, अब डॉक्यूमेंट को देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स, डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स बहुत इजी है। इसके लिए पहले हमको ये समझना होगा कि डॉक्यूमेंट कितने प्रकार का होता है। एक होता है प्रिविलेज्ड, एक होता है नॉन प्रिविलेज्ड। तो जो प्रिविलेज्ड वन है, जो डॉक्यूमेंट प्रिविलेज्ड है, दैट मींस टू से पार्टी को आप कंपेल नहीं कर सकते हो उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उस पे ये जो ऑर्डर 11 है वो अप्लाई नहीं होगा। जो अनप्रिविलेज्ड है, जो अनप्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट है, उसके रिगार्डिंग ऑर्डर 11 अप्लाई होता है। लेकिन ये भी आप लोग नोट कर लो कि कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिविलेज्ड है और कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिविलेज्ड नहीं है, ये बात को डिटरमाइन करती है कोर्ट, याद रखिएगा। लेकिन अनप्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट भी अप्लाई होता है, कॉन्सेप्ट ऑर्डर 11 का प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट पे अप्लाई नहीं होता है, और ये प्रिविलेज्ड है या नहीं है ये तय करता है कोर्ट, याद रखिएगा। तो ठीक वही रूल अप्लाई होगा जो फैक्ट के रिगार्डिंग था, कि यहां कहता है पहला पॉइंट कि कोई भी पार्टी अपने ओपोनेंट को कंपेल कर सकता है बाय नोटिस, बाय एप्लीकेशन, ठीक है, कि और एप्लीकेशन मस्ट बी अटैच्ड होना चाहिए एफिडेविट से, कि इस एफिडेविट में जो डॉक्यूमेंट्स लिखा गया है, जो आपकी पोजीशन पावर में है, आप उसको प्रोड्यूस करो। इसके लिए समझ आया बात। और उस डॉक्यूमेंट का संबंध होना चाहिए फैक्ट इन इशू से, उस डॉक्यूमेंट का भी संबंध फैक्ट इन इशू से ही होना चाहिए। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देना जो आप डिस्कवरी ऑफ फैक्ट के रिगार्डिंग अप्लाई कर रहे थे। तो यहां पे भी कब अलाउड नहीं होगा, आपका जो डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो कब अलाउड नहीं होगा, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा जब वो प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट संबंधित है, वो क्रॉस एग्जामिनेशन के नेचर में है ना, या वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन हुआ है, दैट मींस टू से प्रोफेशनल लीगल एडवाइजर के साथ, प्रोफेशनल लीगल एडवाइजर के साथ जो कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट का संबंध है, उस डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई नहीं होगा। इंट्रोगेटिव शैल बी, अब देखो यहां पे कहता है सेम फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर देना। जिस डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन से पब्लिक या पब्लिक इंटरेस्ट को क्षति हो रहा है, जो डॉक्यूमेंट क्रॉस एग्जामिनेशन के नेचर में है, जो प्रिविलेज्ड है, दैट मींस उसका संबंध क्या है, लीगल एडवाइस से है ना, या ऑफिशियल कम्युनिकेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स है, या उस डॉक्यूमेंट के संबंध एविडेंस से है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा जो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स से रिगार्डिंग था,
कि कब आपका इंटरोगेटर्स अलाउड नहीं होगा, तो कब डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स अलाउड नहीं होगा। वही आप 5 ग्राउंड याद रखना, बस उसको जोड़ देना डॉक्यूमेंट से, बस और कुछ नहीं है। तो ये तब कब आपका अलाउड नहीं होगा डिस्कवरी डॉक्यूमेंट्स का। और सेम रूल अप्लाई हो जाएगा, ऐसा बता रहे हैं बार बार कि एक पार्टी दूसरे से चाहता है कि वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे जो उसके पोजीशन पावर में है, तो उसके लिए वो एप्लीकेशन देगा, एंड एप्लीकेशन मस्ट बी सपोर्टेड विद एफिडेविट, और एफिडेविट में जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसके रिगार्डिंग ही डिस्कवरी है ना। और दैट डॉक्यूमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू फैक्ट इशू से संबंधित होना चाहिए। तो ये हो गया आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब एक आता है प्री मैच्योर डिस्कवरी। प्री मैच्योर डिस्कवरी। प्री मैच्योर डिस्कवरी क्या होता है, इसके लिए आपको देखना होगा ऑर्डर 11 रूल 20। ऑर्डर 11 रूल 20 में बताया गया प्री मैच्योर डिस्कवरी क्या होता है। तो क्या होता है समझते हैं। डिस्कवरी सेड टू प्री मैच्योर व्हेन द राइट टू डिस्कवरी और इंस्पेक्शन साउंड डिपेंड्स अपॉन डिटरमिनेशन ऑफ एनी इश्यूज इन अ सूट। देखो, प्री मैच्योर डिस्कवरी का मतलब हुआ कि राइट ऑफ डिस्कवरी या इंस्पेक्शन जब निर्भर है उस इश्यूज के डिटरमिनेशन पे, किसी भी इश्यूज के डिटरमिनेशन पे अगर निर्भर है राइट ऑफ डिस्कवरी और इंस्पेक्शन। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कोई भी राइट जो डिस्कवरी या इंस्पेक्शन से संबंधित है वो निर्भर है किसी भी इश्यूज के डिटरमिनेशन डिसीजन पे, तो फिर वैसे डिस्कवरी को हम कहते हैं प्री मैच्योर डिस्कवरी। तो अगर आपके पास राइट ऑफ डिस्कवरी है, कब है, जब कोई मैटर उठा है, कोई इश्यूज है, उसको सेट आउट कर दिया जाए, सेटल्ड कर दिया जाए कोर्ट के अंदर, तभी आपके पास वो जो राइट है डिस्कवरी का वो एविल होगा। तो इस प्रकार के डिस्कवरी को कहते हैं प्री मैच्योर डिस्कवरी। उसके बाद आता है, अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को ऑर्डर हुआ है डिस्कवरी या इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग, नॉन कंप्लायंस विद द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी या इंस्पेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नॉन कंप्लायंस विथ ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। तो कहने का मतलब क्या हुआ, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ने क्या किया, नॉन कंप्लाई किया ऑर्डर या डिस्कवरी को। ऑर्डर, डिस्कवरी या इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग अगर नॉन कंप्लाई हुआ है ऑन द पार्ट ऑफ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, तो इसका क्या प्रभाव होगा, ये आपको समझा रहा है टॉपिक, ये पॉइंट। तो कहता है कि अगर प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ ने डिस्कवरी या इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग जो ऑर्डर है उसको फॉलो नहीं किया, तो फिर उसका सूट को डिसमिस्ड कर दिया जाएगा, उसके सूट को डिसमिस्ड कर दिया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ऑन द ग्राउंड ऑफ वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन प्लेंटिफ के सूट को डिसमिस्ड कर दिया जाएगा अगर प्लेंटिफ ने ऑर्डर फॉलो नहीं किया डिस्कवरी या इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग। और अगर डिफेंडेंट ने फॉलो नहीं किया तो उसके डिफेंस को स्ट्रक आउट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, उसके डिफेंस को स्ट्रक आउट कर दिया जाएगा, दैट मींस उसे उसको डिफेंस लेने नहीं दिया जाएगा। समझ आए बात। अगर डिफेंडेंट नॉन कंप्लाई करता है विद ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी या इंस्पेक्शन। अब यहां देख लो, एक बार जो सूट आपका यहां प्लेंटिफ का, दैट मींस उसे यहां प्लेंटिफ का सूट डिसमिस्ड हुआ है, तो फिर वो बार हो जाएगा इंस्टीट्यूटिंग फ्रेश सूट ऑन सेम ग्राउंड। समझ आएगी बात। दैट मींस प्लेंटिफ बार्ड है टू ब्रिंग फर्दर सूट। यहां पे भी अगर जैसे इस केस में, इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑन द पार्ट ऑफ प्लेंटिफ एंड प्लेंटिफ सूट हैज बीन डिसमिस्ड, तो फिर यहां पे वो फर्दर सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता ऑन द सेम काउज ऑफ एक्शन। याद रखिएगा। तो नॉन कंप्लायंस का क्या प्रभाव होगा प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के रिगार्डिंग, ये समझ में आ गया। अब आपका फिर आगे जो प्रोविजन है बहुत इजी है, सिंपल है, समझ में आ जाना चाहिए। देखो, ये तो सिर्फ पहलू हुआ, कुछ बात हुआ, कुछ बात जो आपको तोड़ के बताए, सिर्फ ऑर्डर 11 से, सिर्फ ऑर्डर 11 का ही कुछ बात आपको बताया है डिस्कवरी के रिगार्डिंग। तो डिस्कवरी ज्यादा पूछता है, सेक्शन 30 का जब भी बात आएगा तो डिस्कवरी से रिगार्डिंग ही प्रोविजंस पूछता है। लेकिन आपका ऑर्डर 30 को जब पढ़िएगा तो 30 में आपको ऑर्डर 11, 12, 13, 16, 19 भी पढ़ना पड़ेगा।
याद रखिएगा इस बात को। और हर गुड न्यूज क्या है कि आपके पास तो लेक्चर वीडियो अवेलेबल है ही। उसके आता है 31, बहुत इजी है, समन्स टू विटनेसेस। विटनेस को समन जो शब्द होगा, कैसे शब्द होगा, उसके बाद उसका जो उस समन का जो फॉलो अप है विटनेस कैसे करेगा। तो सेम प्रोविजन जो है 27, 28, 29 का प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि डिफेंडेंट को समन सर्व्ड हो रहा है इन तीनों सेक्शंस के अकॉर्डिंग, जिस कंडीशंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट टू जो भी सर्कमस्टेंसेस है, जो भी परिस्थिति है, जो भी कंडीशंस है, उसके रिगार्डिंग 1, 27, 28, 29 प्रोविजंस है। जब डिफेंडेंट को समन सर्व्ड हो रहा है तो वही प्रोविजन 31 में भी फॉलो हो जाएगा जब विटनेस को समन सर्व्ड हो रहा है। तो विटनेस को समन जो जाता है तो वह 31 के अकॉर्डिंग जाता है और प्रोविजन 27, 28, 29 का ही फॉलो अप होगा। अब 32 क्या कहता है देखते हैं। 32 भी 31 से जुड़ा हुआ है, 31 से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्ट है देखो। 32 क्या कह रहा है, पेनाल्टी फॉर डिफॉल्ट। अब देखो यहां क्या कह रहा है कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट को ऑर्डर हुआ एज पर सेक्शन 30 और उसने उस ऑर्डर को नहीं माना, तो फिर क्या होगा, क्या उसको कोई पेनल्टी इंपोज किया जाएगा। तो कहता है सेक्शन 32 देखो क्या क्या पेनल्टी इंपोज किया जाता है। पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, कोर्ट में कंपेल अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन टू हुम समन हैज बीन इशूड अंडर सेक्शन 30। कोर्ट कंपेल कर सकती है अटेंडेंस किसी व्यक्ति को जिसको समन इशू हुआ था, जारी हुआ था सेक्शन 30 के अनुसार। और इसके लिए कोर्ट क्या करेगी, उसके अटेंडेंस को जो इन्फोर्स कराएगी कोर्ट, तो उसके लिए क्या कर सकती है, तो कहता है इशू कर सकती है वारंट, इशू कर सकती है वारंट फॉर हिज अरेस्ट, इशू कर सकती है वारंट फॉर हिज अरेस्ट। अगर वो नहीं मान रहा ऑर्डर तब इशू होगा वारंट ऑफ अरेस्ट। दूसरा, अटैच एंड सेल हिज प्रॉपर्टी, अटैच एंड सेल, अटैच एंड सेल हिज प्रॉपर्टी। तीसरा, रिक्वायर्स सिक्योरिटी टू बी गिवन, रिक्वायर सिक्योरिटी टू बी गिवन, सिक्योरिटी देने के लिए बोलेगी फॉर हिज अटेंडेंस, और अगर नहीं दिया सिक्योरिटी तो फिर उसको सिविल प्रिजन में कमिट कर देगी। इन केस नो सिक्योरिटी गिवन, कमिट हिम टू सिविल प्रिजन, सिविल प्रिजन के अंदर चला जाएगा अगर सिक्योरिटी नहीं है तो। और चौथा है, इंपोज कर सकती है फाइन, इंपोज करेगी फाइन नॉट एक्सीडिंग 5000 इफ आई एम करेक्ट। तो अगर जिस व्यक्ति को, माफ करो 30 होगा यहां पे, जिस व्यक्ति को ऑर्डर हुआ एज पर सेक्शन 30 फॉर हिज अटेंडेंस बिफोर कोर्ट और वो अटेंड कोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर उसके अटेंडेंस को कोर्ट इन्फोर्स कर सकती है। कैसे, तो 32 करता है वे ऑफ पेनल्टी। तो पेनल्टी जो होगा क्या क्या होगा, तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू सकता है अगर वो कोर्ट नहीं आया तो, या फिर उसके प्रॉपर्टी को अटैच या सेल भी किया सकता है कोर्ट के द्वारा, या फिर उसको सिक्योरिटी भी देने को कहा सकता है अपने अटेंडेंस के रिगार्डिंग। अगर वो नहीं देगा तो फिर उसको सिविल प्रिजन में भेज दिया जाएगा, या उसे फाइन भी इंपोज किया सकता है फॉर डिफॉल्ट। वही फाइन जो होगा वो 5000 से अधिक का नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका सेक्शन 30, 31, 32 का आज का लेक्चर सीरीज रिगार्डिंग सिविल प्रोसीजर कोड। बात लंबा गया लेकिन बात बहुत महत्वपूर्ण था। 30 में क्या क्या पढ़ना ये आपको हम बता दिए, तरीके से बता दिए कि कैसे आपको पढ़ना ये भी आपको समझा दिए। अगर आपको आज का भी वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और आज का वीडियो सेशन पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जीडी करेंगे, और आपसे कुछ भी आपका डाउट होगा वो आपसे हम पूछेंगे। इसके लिए हम ठीक 9 बजे आपसे लाइव जुड़ जाएंगे। तो वीडियो अगर देखो, ध्यान से देखो, समझो और सिविल प्रोसीजर कोड को मजबूत बना दो। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।